अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। राइज एंड शाइन में हम दोनों आपके साथ एक बार फिर। और कैसा है, कैसी सुबह आपकी इस वक्त हो रही है? हमारी तो बड़ी जबरदस्त है, बूंदाबांदी हल्की हल्की, स्लाइड ड्रिज़ल और बड़ा मजा भाई। हमें आपकी तरफ से इतने अमेजिंग कमेंट्स आए हैं। कल का हमारा 14 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे शो आप सब ने बहुत एंजॉय किया। हीरोज की इतनी बातें हुई, हमें बहुत अच्छे आइडियाज आप लोगों ने दिए। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक का। बिल्कुल। और वो जो हमने सरवत हम बात कर रहे थे कि अक्सर ये होता है कि हम सब ने चैनल्स में काम किया है, तो अक्सर ये होता है कि यार ये देखें कि रेटिंग किससे आएगी, बिल्कुल, या फिर कौन पॉपुलर ज्यादा है उसको लेकर। हमारी जो सोच थी, जो हमने बताया भी था नाजरीन को, तो उसके मुताबिक हमने अपना जो प्रायोरिटी सेट करनी है वो करनी है। और हमें ये अंदाजा हुआ इस फीडबैक से कि आप अच्छी चीज लोगों को दिखाना चाहेंगे। अनसंग हीरोज की अगर हम बात करें, उनको मिलवाना चाहेंगे, तो लोग सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, नई और चीज हमारी जो यूथ के इतने नौजवान लोगों के जो मैसेजेस आए वो यही आए कि हमारी सोसाइटी में हीरोज क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये जो हीरोज हमने आपको दिखाए वो हम आइडियल्स बनाना चाहते हैं। उनकी सक्सेस स्टोरी से हमारी यूथ इंस्पायर हो। हम ये चाहते हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड्स जिस तरह सेट कर रहे हैं उससे ज्यादा बढ़ के सेट करें इन हीरोज को देख। बिल्कुल। हमारे सेट की भी बड़ी तारीफ हो रही है और हमारी टीम की भी बड़ी तारीफ हो रही है, जिस तरह वो मेहनत से पूरी टीम काम करती है। ये हम देखते हैं और किसी दिन कोशिश करेंगे कि लोगों को भी वो जरा दिखाएं कि किस तरीके से हमारी टीम भाग रही होती है, दौड़ रही होती है। हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। सुबह एक कशमकश हो रही होती है, हलचल मची हुई होती है कि क्या आपके लिए लेकर आना है हमने इस शो में। तो अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ भाई स्कूल्स खुल गए हैं। जी जी जी, बच्चे वापस स्कूल्स, बैक टू स्कूल हो गया है। माएँ थोड़ी सी मुतमईन भी है इस बात से, क्योंकि इस दफा बड़ी लंबी छुट्टी हो गई। 15 दिन जो हमें एक्स्ट्रा मिले गर्मी और बारिश की वजह से, उन जमाने में सारी माएँ जो थी वो थोड़ी परेशान हो गई कि जी 2 महीने तो संभालने थे, उसके आगे 15 दिन क्या करे। तो माओ के लिए भी रिलीफ है, बच्चों के लिए भी बच्चों के लिए कि बच्चे जरा अभी हम दिखाएंगे भी वो फुटेजेस वगैरह। कुछ बच्चे सोते हुए, आधे सोते आधे थोड़ा टाइम लगेगा बैग थामे अपना भागे। आई थिंक 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, आप कैसी बच्ची थी इसकी, यानी उठ जाती थी स्कूल जाने के लिए, एवर रेडी टू गो टू स्कूल? मैं वो थी जो अपना यूनिफॉर्म इस्त्री करके, बैग सेट करके, जूते सेट करके सोती थी। वो आज भी ऐसे ही। अच्छा। और मैं तो बहानेबाजी में इतना माहिर था कि किसी तरह स्कूल ना जाना पड़े। और जैसे ये दिन आ रहे थे ना, जैसे आज खुल गया, अब मुझे 2-3 दिन पहले से एक टेंशन सी कि यार छुट्टियां गुजर गई। अब वो वाले बच्चे थे जो थर्मोमीटर चाय के कप में डाल देते कि वो तो कभी बताएंगे कि क्या क्या बहाने हमने किए हैं स्कूल ना जाने के और कैसे पकड़े गए। तो 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। लेकिन चले, जो जितनी मैं ऑर्गेनाइज थी, जितने आप अनऑर्गेनाइज थे, हम दोनों आज एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठे, इसलिए लोगों को मजा भी आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप आगे बैठती होंगी? मैं आगे बैठती हूँ, मैं सवाल बहुत पीछे बैठ के आप बैक बेंचर्स चले, तो ऐसे भी है। लेकिन स्कूल खुल गए, मुबारक हो जी सबको। अच्छी बात पे आ जाते हैं, अच्छी बात पे आ जाते हैं, है ना। बिल्कुल। आज की अच्छी बात थोड़ी मुख्तलिफ है। कहते हैं कि सिर्फ एक गलती की देर होती है, लोग भूल जाते हैं कि आपने उनको कितनी मदद की है, कितने अलग अलग मौकों पे, है ना। ऐसा होता है कि आपकी एक नेकी जो है, आपकी एक बुराई जो या गलती है, वो सारी नेकियों पे भारी है। यानी गलती का मतलब ये कि आपसे किसी ने कुछ कहा, आप उसके लिए करते रहे। कभी आप ये भी होता है कि मना कर देते हैं, फिर वो नाराज हो जाता है। वो नाराज हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो जो आपकी तवक्कुआत उससे होती है, या फिर आपके जहन में इमेज होता है उसका, एकदम से वो फिर एक शटर होता है। बिल्कुल। तो बात ये है, अच्छी बात इसमें यही है कि कोई अच्छाई करे किसी के साथ तो अल्लाह के लिए करें, यानी अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करें, बजाय इसके कि उस इंसान से कोई एक्सपेक्टेशंस जो है वो ऊपर रब से होनी चाहिए कि आपने नेकी उसके लिए की है, इंसानों के लिए नहीं की है। बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात, ये अच्छी बात है। और अब हम टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ना हमने। बिल्कुल। हमारी पहली टॉप स्टोरी है, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जल्द आवाम को बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी। चंद दिनों में कौम से खिताब में 5 साल माशी प्रोग्राम पेश करूंगा। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि वादा करता हूं कि महंगाई, बिजली की कीमत में कमी और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी जान लड़ा दूंगा। बिल्कुल, इस अज़म का इजहार वो कर रहे हैं कि कोशिश मैं करता रहूँगा, हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए जो कुछ हो सका वो करेंगे। लेकिन मसाइल बड़े मुश्किल है, गंभीर है, ऑप्टिमिज्म तो एक बड़ी एफर्ट चाहिए होगी इसके लिए। जरूरी है, मगर ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत जरूरी है। हमारी सेकंड टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं।
यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल को $20 मिलियन का असला फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजराइल F-15 फाइटर जेट, टैंक्स और दीगर फौजी साजो सामान फरोख्त करेगा। अब ये बात बड़ी अलार्मिंग भी बात है, और एट द सेम टाइम आप देखें कि यूएस और दीगर जो सुपर पावर्स है, बड़ी कंट्रीज़ हैं, वो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं और वो देखती है कि एग्रेशन किसकी तरफ से किया जा रहा है, कौन रिसीविंग एंड पर है, तो एग्रेसर को रोका जाता है। हमने अपने खित्ते में तो यही देखा, इन तमाम मुल्कों की पॉलिसी के फ़ौरन आते हैं और आकर कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हम बता रहे हैं आपको उस पर अमल किया जाए, और यहाँ ये कमी है। पाकिस्तान को भी बड़ी हिदायत होती है, लेकिन यहाँ पर वो असलहा फराम कर रहे हैं, तो असलहा फराम करने का मकसद क्या है? डिफेंस तो ऑब्वियसली नहीं है, वो जो जुल्म हो रहा है उसको सपोर्ट करने की। ये बहुत दो स्टैंडर्ड्स हैं, डबल डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, वो खेल रहा है यूएस। एक तरफ वो कहता है ह्यूमन राइट्स की बात करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, और दूसरी तरफ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी बंद कर रहा है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बड़ा इत्मीनान वाला प्रोटेस्ट भी है। कोई दुनिया में हरासमेंट की नहीं है बात, लेकिन उसको बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहे, इनफैक्ट उसको डिस्करेज कर रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं। चाहे वो इजरायली कौम भी, उनमें से कई ऐसे जूस हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस के लिए, उनकी लाइव्स बचाने के लिए, लेकिन यूएस की ये दोगलापन पूरी दुनिया के सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल, ये मामला कैसे हल होगा? फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच तमाशाइयों के बगैर खेला जाएगा। रेस्ट मैच इसे कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए ये मुश्किल फैसला किया गया है। बिल्कुल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे सबकी नजरें हैं, और भारत को तो हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आकर खेले। भाई क्यों आप डरते हैं? इससे यही बात साबित होती है कि आप शायद घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। अब अगर हार भी जाते हैं मुमकिन तौर पर, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर भारत के लिए है वो यही है कि भाई हार जाएंगे आप, तो हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? पाकिस्तान आइए, खेलिए। यहाँ पर क्रिकेट लवर्स है, इंडिया में क्रिकेट लवर्स है, देखना चाहते हैं। इस खेल के फरोग के लिए बहुत जरूरी है। तो आईसीसी की जो तैयारियां हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, इस सिलसिले में ये इकदाम किया गया है, और चैंपियंस ट्रॉफी पर हम सबकी ही नजरें हैं। भारत को हम इस प्लेटफॉर्म से भी कहेंगे बिल्कुल पाकिस्तान आइए, हम मेहमान नवाज लोग हैं, आपका ख्याल रखेंगे। हार जीत तो गेम का हिस्सा है, और हम उसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बिल्कुल आपको घुमाएंगे, फिराएंगे, खाने खिलाएंगे। तो जरा आके तो जरा तजुर्बा कीजिए जी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी जो खबर है वो पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी अजरा फारूक को किंग्स कप मालदीव्स में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया है। पाकिस्तान की खवातीन वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी अजरा फारूक ने इस इवेंट में अपनी गैर मामूली यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी परफॉर्मेंस दिखाई। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना जी। देखिए, इतना आसान नहीं होता कारकर्दगी दिखाना, भी आसान नहीं होता, और कारकर्दगी कहना भी देखे ना उसे बोलना भी आसान नहीं होता। बोलना आसान नहीं है तो दिखाना कितना मुश्किल होगा। तो अजरा फारूक को बहुत मुबारक हो कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह हम उनको विश करते हैं कि वो और उनकी टीम जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बिल्कुल, और हमारे शो पर भी हम बुलाने की कोशिश करेंगे अजरा को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक बड़ी सीरियस खबर भी है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को हिरासत में लिया गया है, और हिरासत में लेने की वजह यह है कि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया गया है। बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का इल्ज़ाम भी उन पर लगाया गया है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से आईजी जेल खाना जात को आगाह कर दिया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी भी वो कर रहे थे और उनकी सहूलतकारी कर रहे थे। तो अब देखना यह कि उनको हिरासत में लेकर क्या तफ्तीश होती है और क्या इल्ज़ाम उन पर साबित होता है। इस मामले पर हमने आगे चलकर कुछ बात मजीद भी करेंगे और इस खबर की मजीद भी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। तो आगे एक और खबर है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा है, उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि उनकी जान को खतरा है, और सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया है। अमरीकी मैगजीन पॉलिटिको के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा कि उन्हें कत्ल करने की
कोशिश की जा सकती है। और मजीद भी उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं तस्वीया कुछ हो जाए इस मामले का, इसराइल और फ़लस्तीन का जो मामला है इस पर कुछ मामला हल करने की कोशिश की जाए। तो उनका ये कहना है कि अरब दुनिया बहुत ज़्यादा गुस्से में है इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर, इसराइल को लेकर। तो ये इस तनाजुर में उन्होंने बात की। दूसरा उन्होंने ये बताया कि उनकी जान को भी खतरा है, तो इसे लिंक नहीं किया उन्होंने। अरब दुनिया तो एक अलग मामला है कि वो ज़ाहिर है सब में ही तशवीश है, पाकिस्तान और दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें भी तशवीश है, लेकिन उन्होंने अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया। अब इसकी डिटेल्स मजीद क्या आती है कि किस वजह से और क्या इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये खदशे का इजहार किया। लेकिन हम ये देख सकते हैं ज़ुहैब के अरब वर्ल्ड काफ़ी साइलेंट इस वक्त है जी, इजराइल और पैलेस्टाइन के इस सिनारियो को लेके। और जैसे वो बच्ची की हमने दिखाई थी रिपोर्ट, उसमें भी वो यही कह रही है कि अरब दुनिया जो है, अरब वर्ल्ड जो है वो बिल्कुल खामोश है और उसका एक पॉजिटिव इमेज नहीं जा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम आखिर में कुछ बात करेंगे टॉप स्टोरीज में। एक ऐसी खबर जिस पर हम बात करते रहे हैं, पाकिस्तान में बिजली का बिल, ये सुनिएगा ज़रा, ये बड़ी कोई इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी तशवीशनाक बात भी है। घर के किराए से ज़्यादा हो गया है। आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग उसने एक रिपोर्ट तैयार की है। उसके मुताबिक आम पाकिस्तानी किराए से ज़्यादा बिजली के बिल पर खर्च कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 साल के दौरान बिजली के रेट 155% बढ़े हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई एशियाई मुल्कों में सबसे ज्यादा है। That's true. और ये हमें सूरत हाल आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से ये हम देख रहे हैं कि लोगों के बिल्स जो हैं, अगर बिल्स ही इतने ज़्यादा होंगे तो वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि स्कूल की फ़ीस है, यूनिफॉर्म है और दीगर चीज़ें हैं। डेली बेसिस पे उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल। और देखें ना 155% तो बहुत ज्यादा है। अब ये डबल भी नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, ये एक नेक्स्ट नंबर ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सूरत हाल कहाँ जाती है इसको भी मैं देखा हूँ। तो ये हमारी टॉप स्टोरीज हो गई, कुछ 5 से ज्यादा हो गई क्योंकि ज्यादा खबरें थी तो ज्यादा हमने दी। बिल्कुल। तो जनाब अब हम शो का बाकायदा आगाज करते हैं इन टॉप स्टोरीज में से, क्योंकि हम डिटेल से नहीं कोशिश करेंगे। और ये जो सियासी सूरत हाल चल रही है या फिर ये जो जनरल फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी हुई है, इस पर क्या सिनेरियो बन रहा है, फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की सूरत हाल जो चल रही है, फिर ये जो इदारों के दरमियान टकराव का एक मामला चलता आ रहा है, इन सारे मामलों पर हम बात करेंगे। सीनियर पॉलिटिशियन जी और सीनियर कानूनदान जी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है एतजाज़ एहसन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी अस्सलाम वालेकुम एतजाज़ एहसन साहब, ये कहिएगा कि ये जो सारा मामला हुआ है, पहले तो ये जो हिरासत में लिया गया जनरल फैज़ हमीद को, ये मुल्की तारीख में अपनी नौयत का एक मुनफरिद वाक़या है। इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात में जनरल ब्रिगेडियर एसपी अली और जनरल तजम्मल और फौजी अफसर भी ट्राई हो चुके हैं। और ये यकीनन पहला है कि जिसमें कोई करप्शन के इल्ज़ाम पे कोर्ट मार्शल हुआ। अब उसके अलावा क्या और इल्ज़ाम है जो अभी अखबारात में स्पेकुलेट किया जा रहा है, और उसका अंदाजा ही लगाया जा रहा है लोगों में कि वो 9 मई के मामले में भी उनको वो मुलव्वस है किसी तरह से, क्योंकि 9 मई का भी मामला बड़ा मिस्टीरियस है। पुलिस का किरदार और जिम्मेदारों का किरदार जो है वो शक से खाली नहीं है। और बहरहाल वो जैसे भी हो, वो ये इससे खास फर्क कोई नहीं पड़ेगा। एक इंटरनल प्रोसेस है, वो ज्यादातर वो मीडिया में सिर्फ इस कदर ही पहुंचाई जाएगी या मीडिया को इस कदर दिखाई दी जाएगी, बिल्कुल जिस कदर ये चाहेंगे। सर ये बताइए, इसके बाद मजीद
कौन से बनाएंगे, क्या खदशात हैं, क्या बड़े नाम आएंगे इस केस में? मुझे नहीं पता खबर ये क्या है, और आप देख रहे मीडिया ये का शुद्ध और खुद और सारे का सारा मीडिया, कोई एक आपका चैनल नहीं, सारे का सारा मीडिया बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के, किसी इंस्ट्रक्शन के, सारे का सारा मीडिया उनको पता नहीं कि उसका रीजन तो नहीं जबानी का क्या होगा। आप इमरान खान का नाम न लें, बानी तहरीक इंसाफ है, अब कोई भी नाम नहीं लेता, बानी तहरीक इंसाफ, बानी तहरीक इंसाफ। तो मीडिया भी इतना हथियार फेंक चुका हो, वहाँ इन बातों का क्या असर है? अच्छा, ऐसा सब ये बताइएगा कि बज़ाहिर और ये लग रहा है कि नून लीग और अदलिया के दरमियान कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है, बल्कि टकराव की सूरत हाल जन्म ले रही है हालिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो ख़ास तौर पर। तो क्या इस वक्त जो मुल्क की ओवरऑल मुआशी सूरत हाल है, पोलिटिकल सूरत हाल है, क्या मुल्क इसका मुताबिल हो सकता है? नहीं, मुताबिल तो पहले भी नून लीग ने कई मरतबा अदालत को आड़े हाथों लिया है। इन्होंने एक दफा तो चढ़ाई कर दी थी सुप्रीम कोर्ट पर, पूरा हमला कर दिया था चीफ जस्टिस की अदालत पे, और जजेस को कुर्सियां पीछे फेंक के और भागना पड़ा था। ये 1998 का वाक़या है। फिर इन्होंने आजकल भी जो चढ़ाई की भी थी, मरियम बीबी लेके जुलूस और सुप्रीम कोर्ट के फरहान में पहुंच के और चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल को जो जबान जितनी भी इस्तेमाल की जा सकती थी उससे भी ज्यादा हद से गुजर के फिर इन्होंने जलसों में मरियम बीबी ने तस्वीरें आवेदा की थी अपनी बैकग्राउंड में जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। और ये एहतियात इनको करनी चाहिए थी, करेंगे कि नहीं करेंगे, कि ये सुप्रीम कोर्ट अब एक तो मुख्तलिफ अदालत है, दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट से आप जीत नहीं सकते। ये तो मैं समझता हूँ कि कमजोरी थी दिखाई चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल ने, तो उन्होंने इनको शो कॉज नोटिस कंटेम्प्ट का क्यों नहीं दिया, वरना यूसुफ रज़ा गिलानी के फैसले में ये तय हो चुका है कि तौहीन अदालत अगर करते हैं, कोई करता है तो वो पार्लियामेंट या सूबाई असेंबली का मेंबर नहीं रहता। ये यूसुफ रज़ा गिलानी इसी वजह से उसको वो हटना पड़ा, जो तो नुकसान चढ़ाई भी नून लीग अपना, लेकिन ये है कि अपना नुकसान तो कराए। ये सारे मुल्क में ये सारे इदारों का नुकसान न करा दे, क्योंकि इस वक्त तो ये चले हुए हैं और ये मतलब सलूट मारते हैं कमानदार को, और ये तो हर बात मानते हैं शहबाज शरीफ साहब, वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। तो ठीक है, इसके इदारों को भी और खासकर ईमानदार के इदारे को नुकसान पहुंचाया। हुकूमत का सवाल कीजिए। अब हमारे पास आगे अब्बास शबीर भी हैं, हम इनका थैंक यू कर देते हैं। एहतिसाब साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जी, अब्बास शबीर ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ हैं, और एहतिसाब साहब ने जो तमाम बातें की हैं इस पर भी कुछ सवालात बनते हैं। अब्बास हमें ज़रूर उससे मुताल्लिक़ अपडेट करेंगे, लेकिन पहला सवाल अब्बास यही कि ये जो अडियाला जेल में सुपरिटेंडेंट जेल की गिरफ्तारी हुई है, ये इसकी इनसाइट क्या है, क्या वजह बनी इस गिरफ्तारी की और क्या सहूलतकारी हो रही थी? थैंक यू वेरी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 4 दिन पहले ये डिप्टी सुप्रीडेंट मुअत्तल हुए थे और इन पर ये इल्जाम है कि ये सहूलतकारी कर रहे थे, मैसेज कन्वे कर रहे थे लोगों को। बहुत सी चीजें हैं और भी बहुत सारे इल्जाम हैं और सिर्फ एक शख्स को इसमें हिरासत में नहीं लिया गया, सिर्फ डिप्टी सुप्रीडेंट को, बल्कि एक और शख्स भी है, अभी तक मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन 2 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, बता दी गई है, क्योंकि जेल में है वहां पर वो भी खुद बार बार कहते हैं कि यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और इन कैमरों की मदद से ही जो सहूलतकारी बानी पीटीआई को दी जा रही थी, यानी पैगाम रसानी दी जा रही थी और जो तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा था, वो मामला पकड़ा गया है और अब उस पर डिप्टी सुप्रीडेंट जो इकरामुल्लाह है उनके खिलाफ एक तो इंक्वायरी भी शुरू है और उनको हिरासत में भी ले लिया गया है कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। आइंदा दिनों में पता चलेगा कि उनके ऊपर क्या चार्जशीट होती है, क्या उन पर इल्जामात है, लेकिन बज़ाहिर जो बताया गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इल्जाम है कि बल्कि ये उन पर तहकीक की जा रही है कि क्यों, किसके कहने के ऊपर वो ये कर रहे थे और उन्होंने क्या क्या पैगाम बाहर पहुंचाए हैं, कौन कौन सी चीजें जो है उन्होंने लीक की हैं। तो ये अहम बातें हैं जो कि तहकीकात में सामने आएंगी आइंदा चंद रोज में। जी। सर, आप ये बताइए कि अचकज़ई की क़यादत में ऑपरेशन इत्तेहाद किसी नतीजे पर पहुंचा है? हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद चलेगी? देखें, फोटो सेशन बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, अचकज़ई साहब का भी, मौलाना फजल रहमान का भी और पीटीआई का भी। अब बात यह है कि अगर अपोजिशन इत्तेहाद बनना है, बन रहा है या बन चुका है, तो इसका आउटकम क्या होगा, कौन सी तहरीक है जिसकी अनाउंसमेंट होना बाकी है, क्योंकि 10 दिन पहले मौलाना फजल रहमान से जब वो उम्रे पर गए थे तो ये तय पाया था कि उम्रे से आएंगे और एक अहम मीटिंग होगी। वो उम्रे से आए, फिर उन्होंने थोड़ा सा टाइम गेन किया और एक फर्जी सी मीटिंग 2 दिन पहले रात को की गई। उस वक्त उस मीटिंग को डिस्क्लोज नहीं किया गया। मुझे सुबह पीटीआई के एक ऐसे शख्स का फोन आया जो उस मीटिंग में मौजूद था, तो जब मेरे पास तस्वीर आई तो मैंने उससे पूछा कि रात की मीटिंग हुई है, आपने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा ये हमने कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रखी हुई थी, लेकिन अब इसको आप फ्लैश करें। मैंने पूछा कि आउटकम क्या है, तो आउटकम का जवाब किसी भी तरीके इंसाफ के किसी भी रहनुमा के पास नहीं है। लेकिन अंदर की खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने लगाया हुआ है, सबको एक लॉलीपॉप ये दे रहे हैं, सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं। किसी तरीके से ये डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ जो मौलाना साहब का एक सियासी तरीका रहा है हमेशा रहे। मुझे नून लीग की एक अहम शख्सियत ने जो मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है, उन्होंने, जब मैंने उनसे सवाल किया कि मौलाना फजल रहमान का क्या आप फ्यूचर देख रहे हैं, तहरीके इंसाफ के साथ आपको इनका कोई फ्यूचर नजर आ रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, उनका फ्यूचर जाती उम्रा में है। तो इशारा था बिल्कुल ये आपने बात की। और इससे पहले भी अब्बास, इससे पहले भी ये बातें होती रही कि मौलाना फजल रहमान से बात हुई जब उनसे मुतालिक, तो यही हुकूमत की तरफ से आया कि वो रूठे हुए हैं, कुछ मामलात हैं जो कि सीरियस नौयत के नहीं है और मौलाना साहब जल्द हमारे साथ खड़े होंगे। ये तो आपने, अच्छा, इसमें पीटीआई की क़यादत से मुतालिक जो कन्फ्यूजन है इस खबर से आपकी ये भी सामने आ रही है। अच्छा, ये बताइए, इस्लामाबाद में इस वक्त हुकूमती हलकों में या हुकूमत किस तरीके से चल रही है? सब कुछ बड़ा आसान है, स्मूथ है? पंजाब और इस्लामाबाद का वफाक का कोऑर्डिनेशन कैसा है? और सिंध की तरफ से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात जब बजट भी आया था तो पेश किए गए थे। ये कुछ परसेप्शन बन रहा है कि पंजाब पे जो बजट लगाया जा रहा है या जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, रीगेन करने की कोशिश की जा रही है सियासी प्लेटफॉर्म और सियासी ग्राउंड, तो सिंध कहीं सफर ना कर जाए और वो बजट से मुतालिक, तो क्या कुछ चल रहा है, जरा बताइए। देखिए, एक चीज मैं आपके पिछले क्वेश्चन में ऐड ऑन करूंगा कि अभी इस वक्त तहरीके इंसाफ, जब तक बानी पीटीआई बाहर नहीं आते, तहरीके इंसाफ के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। यहाँ बाहर जो लोग हैं इनके पास किसी किस्म की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त तहरीके इंसाफ डिवाइड हुई है और तहरीके इंसाफ के पास पंजाब की क़यादत एक तरफ है, केपीके की क़यादत एक तरफ है। कुछ लोग मौलाना फजल रहमान से बात करना चाहते हैं, कुछ मौलाना फजल रहमान के साथ बात नहीं करना चाहते। आपका दूसरा क्वेश्चन ठीक चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मुल्क में आप देखें कि महंगाई कितनी है, बिजली
पेट्रोल के अंदर कल कमी की है, लेकिन ये भी जो लोग कहते हैं कि ये आई वॉश है, आज इन्होंने कमी की है, कल इन्होंने दोबारा अगले 15 दिन बाद बढ़ा देना है। कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। फोटो सेशंस, मुलाकातें, प्रेस रिलीजेस, इसकी हद तक तो सब कुछ ठीक है। ये क्यों चल रही है हुकूमत? ये अहम बात है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी इनके साथ है, पीपल्स पार्टी के कंधों के ऊपर, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा से रूल ऑफ लॉ की बात करती है, जमहूरियत की बात करती है, और वो चाहती है कि मुल्क जमहूरी अंदाज से चले, और इसीलिए पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ है। पीपल्स पार्टी के पास कोई वजारतें नहीं है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन जहां पर हुकूमत के अच्छे काम है वहां पर पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट करती है। तो ब्यूरोक्रेसी क्या सोच रही है? वो जो बाबू हैं वो क्या सोच रहे हैं इस्लामाबाद के इस वक्त, क्योंकि वहां से भी एक होता है ना, खबरें आती हैं। देखिए जी, बिल्कुल कोई इतनी, मैं समझता हूं कि कोई इतना राइट डायरेक्शन के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। आपके सामने मसाइल हैं, और वो आप वाली बात के कैसे मामलात चल रहे हैं, तो जब इनकी अपने फेवर की बात होती है तो पीपल्स पार्टी से मदद मांगते हैं। जिस तरह आर्टिकल 6 की अचानक बात हुई, पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बात हुई, तो इन्होंने किसी किस्म का कोई कंसल्टेशन नहीं की पीपल्स पार्टी से, और आप देखेंगे पीपल्स पार्टी से इन्होंने मशावरत नहीं की, और वो मामला सिर्फ खबरों की हद तक रह गया, इंटरव्यूज की हद तक रह गया। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत को आप देख लें कि पंजाब हुकूमत में भी आपको कोई स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही। 2 दिन से बड़ी एक वायरल तस्वीर है, तो मैंने कुछ दोस्तों से यूएस के अंदर भी बात की कि टाइम्स स्क्वायर के ऊपर एक बिल बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पाकिस्तान पंजाब ओपन डोर टू आईटी रेवोल्यूशन। अब आप देखें कि लाखों डॉलर्स लगाकर आप, इस मुल्क में इंटरनेट नहीं चल रहा, फायरवॉल लगी हुई है, और आप आईटी रेवोल्यूशन की टाइम्स स्क्वायर के ऊपर पब्लिसिटी कर रहे हैं बड़े लाखों डॉलर्स के अंदर। तो इसलिए कोई सही डायरेक्शन नहीं है। डेली कोई ना कोई ऐसा लूप होल सामने आ जाता है। कल आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा अल्लामा इकबाल की बुक के अंदर लिख रही थी, और किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो को कैप्चर किया गया। तो बहुत सारे मसाइल हैं हुकूमत को, ना सिर्फ फेडरल में बल्कि पंजाब में मसाइल भी बहुत सारे हैं पास, और हमारे पास सवालात भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि वक्त कम है और आपसे इजाजत लेंगे। लेकिन अब्बास, आपसे वक्तन फवक्तन, क्योंकि आप भी ये बेहतर जानते हैं कि अभी हैपनिंग सियासी और दीगर मामलात पर होने वाली है, तो राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बिल्कुल जी। 2 चीजें अब्बास ने की है, हाँ। उस पर हमें भी बात करनी है थोड़ी सी। एक तो इन्होंने ये वजह कहा कि टाइम्स स्क्वायर पर आपने वो जो लगाया सारा आईटी रेवोल्यूशन की आप बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल डाउन है। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से लोगों को हेल्थ नेटवर्क में भी बहुत मुश्किलात हो रही हैं, बिकॉज हर चीज अब आईटी से रिलेटेड है, बिजनेस है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक वो जो उन्होंने वायरल जो एक वीडियो की बात की है मरियम नवाज साहिबा की, जी, तो वो अगर हम चला सके इस वक्त तो उस पर भी हमें बात करनी थी। ब्रेक के बाद हम करते हैं। हाँ बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाते, हम वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। कम बैक टू राइज एंड शाइन। नाजरीन वेलकम बैक। जल्दी से एक वेदर अपडेट आपको देते चले। जनाब, मौसम के तेवर एक बार फिर बेईमान होते हुए नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात ने 16 से 19 अगस्त तक बारिशों की पेश गोई कर दी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद हैं, वीडियो पे मौजूद हैं सरदार सरफराज, चीफ मीटरोलॉजिस्ट हैं। सरदार साहब, ये बताइए कि कब से कब तक बारिश के इम्कान नजर आ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, उसमें पूरे पाकिस्तान लेवल पे बात करें तो गुज़श्ता रात ही कुछ एरियाज़ में तो शुरू हो गई, केपी के कुछ इलाकों में, कश्मीर में और पंजाब के चंद के इलाकों में, बालाई पंजाब, खासकर नॉर्थ ईस्ट पंजाब, और इसी तरह से उधर कश्मीर में भी चंद के इलाकों से अच्छी तेज़ बारिश की इतलात आई हैं।
बाकायदा स्पेल आज से शुरू हो जाएगा। वही पहले नॉर्थ ईस्ट पंजाब, फिर नीचे सेंट्रल पंजाब और फिर साउथ पंजाब से होता हुआ सिंध में, और फिर उस तरफ बलूचिस्तान के खासकर शुमाल मशरकी अजला हैं और मशरकी अजला हैं जो बलूचिस्तान में, वहाँ पर तेज़ स्पेल मुतवक्की है। केपी के बेशतर इलाकों में तेज़ स्पेल है, पंजाब के बेशतर इलाकों में खासकर साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब भी, और फिर नॉर्थ भी कह सकते हैं, इन तमाम इलाकों में अच्छा तेज़ स्पेल जी। और ये बताइए कराची में क्या हैवी रेन्स होंगी, क्या इंटेंसिटी होगी इसकी, कितने मिलीमीटर के चांसेस हैं? जी जी, कराची में देखिए संडे और मंडे को 2 दिन इम्कान है कि कहीं किसी जगह पर मॉडरेट और किसी जगह पर जैसे होता है अमूमन कराची में चंद एक इलाकों में तेज़ बारिश का स्पेल भी देखने में आ सकता है, पिछले स्पेल की तरह ही है। अलबत्ता वस्ती और बालाई सिंध है जो नवाब शाह, सखर, लाड़काना, दादू, जैकोबाद, उस तरफ कश्मीर और शिकारपुर, फिर शहदाद कोट और दादू, जामशोरो, इन तमाम अजला में निस्बतन तेज़ स्पेल है। वहाँ पर 2 से 3 दिन का ये स्पेल है। जैसे पिछले स्पेल में भी अच्छी तेज़ बारिश हुई थी वहाँ पर, तो इस स्पेल में भी वही बस्ती और बालाई सिंध में ज़्यादा तेज़ बारिश है। बाकी सिंध मतलब तमाम ही अजला में हो जाएगी, सिंध के, कराची समेत। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सरफराज साहब, आपसे हम मजीद अपडेट लेते रहेंगे। थैंक यू, आपने हमें किया जी। तो संडे और मंडे को कराची में बारिश होने वाली है, और कराची में एक और हैपनिंग होने वाली है। जी 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 जी, सैटरडे संडे मंडे यानी ये स्पेल चलता रहेगा। कराची में, कराची की सियासत में एक बड़ी हलचल होने वाली है। वो क्या हलचल है, वो आप बताएं। वो हलचल ये है कि साबिक गवर्नर सिंध MQM के रानुमा, साबिक रानुमा इशरतुल इबाद साहब ने एक नई जमात बनाने का ऐलान कर दिया। ये खबरें आ रही थी, कंफर्मेशन भी इसकी हो रही थी कि इशरतुल इबाद साहब एक जमात लॉन्च करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, ये एक बड़ी खबर सियासी मंजरनामे पर आपने नई जमात बनाने का ऐलान कर दिया है, क्या नाम है उस जमात का और कब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है? वालेकुम सलाम आपको भी और सरवत आपको भी। और सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से आपको भी और पूरी कौम को गुज़िश्ता रोज़ जश्न आज़ादी जो हमने मनाई उसकी मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। और पूरे पाकिस्तानी अवाम को। जी, ये जो आपने सवाल किया है ये बेसिकली जाहिर है कि अभी एक मैं प्रोसेस में हूँ, और उस प्रोसेस में नेचुरली मैंने कुछ स्टेप्स सर्टेन किए हुए हैं। एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत मैं चल रहा हूँ, और यूं भी कह लें कि एक बड़ा प्रोसेस है, अल्टीमेट एक प्रोसेस है जिसके अंदर छोटे छोटे कई प्रोसेसेस हैं। तो बुनियादी तौर पे जो कंसर्न है वो इम्पोर्टेंट है कि मैं इतने अरसे खामोश भी रहा, ज़ाहिर एक्टिव नहीं रहा, लेकिन राब्ते में रहा लोगों से, और जो गुज़िश्ता कुछ अरसे के राब्ते हैं वो उन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट किया कि एक तकलीफ का पहलू जो है वो बहुत शदीद हो चुका है लोगों में। तो जाहिर है कि उसमें बहुत अच्छे दोस्त जो माजी में भी साथ थे, राब्ते में भी रहे, सबका यही ख्याल था कि बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, और वो डिसअपॉइंटमेंट इस कदर बढ़ गया है कि जिसकी वजह से एक जो होपलेसनेस की सिचुएशन है, लोग मतलब बहुत ज्यादा होपलेस होते जा रहे हैं जी। अच्छा इसे साहब, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि लोग, ये जो आपने एक बात की कि गुज़श्ता कुछ अरसे के राब्ते, और एज ए गवर्नर भी आपके जो राब्ते, गवर्नर ज़ाहिर है नुमाइंदा होता है, सिंबॉलिक वैल्यू भी होती है उसकी, वफाक की अलामत होता है, तो वो आपके राब्ते उस वक्त भी बहुत ज़्यादा थे। तो एक परसेप्शन ये है कि कुछ जमातें ऐसी बनी जो जिन राब्तों की मैं बात कर रहा हूँ उन राब्तों की वजह से वजूद में आई। तो क्या इस जमात का जो ये परसेप्शन बनेगा, और हमने भी कुछ बात की लोगों से कि किसी के कहने पर ये जमात बन जाती है, वो जमात बन जाती है, तो इस परसेप्शन को कैसे ज़ायल करेंगे आप और इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये परसेप्शन तो वक्त के साथ खुद ही ज़ायल हो जाता है, और वो तो जाहिर है कि जो हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कुछ परसेप्शंस हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये कि ये तो मैं प्रोसेस करता चला जा रहा हूँ, और वो वक्त के साथ साथ ज़ाइल भी होता चला जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें जो ज़ाहिर है हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो वक्त के साथ क्लियर हो जाती हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप इशारा कर रहे हैं, उस तरीके की कोई चीज नहीं है कि कोई मुझे कह रहा हो। बुनियादी तौर पे जो ये पूरा मेरा स्टेप है, ये बेस्ड ऑन डिस्कशन विद पीपल, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी है, आम लोग भी हैं, दोस्त भी हैं, मेरे कोलीग्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और हर तरह के लोग हैं जिनसे एक राब्ता रहा और एक ताल्लुक रहा। तो एक अच्छी टीम लोग चाहते हैं बिल्कुल जो सर, जो डिलीवर कर आप सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप ये बताएंगे कि इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पार्टी का नाम क्या होगा? जी, मैनिफेस्टो तो देखें, वन लाइनर अभी मैं बताऊंगा, विच इनकम्पासेस होल आइडिया कि ये पब्लिक सेंट्रिक और पब्लिक ओरिएंटेड, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली देखें हुआ क्या है कि सियासी जमातों से लोगों को एक उम्मीद होती है, सियासतदानों से, हुकूमत से भी उम्मीद होती है, और जो हुकूमत होती है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस या जो भी हुक्मरान हो और आवाम के दरमियान में। तो उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ गवर्नमेंट की होती हैं, कुछ अवाम की होती हैं। अवाम की सिंपल होती है कि उनको लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह रहना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट की भी होती है। लेकिन बहुत ज्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने, पब्लिक सेंट्रिक आपका ये मंशूर वन लाइनर है भी। अच्छा, ये बताइए कि देखें, जो अवामी नुमाइंदगी की दावेदार हैं वो तो आपकी जो साबिका जमात MQM, जिसको MQM लंदन कहते हैं, MQM पाकिस्तान भी अवामी नुमाइंदगी की दावेदार है। फिर PSP जब आई थी तब ये लोगों ने कहा था कि अब ये PSP ने जिस तरीके से बम्बार्डमेंट शुरू किया MQM के रहनुमाओं के ऊपर, फिर PSP भी मिल गई। तो आपने क्यों ये जरूरत महसूस की कि एक नई जमात बनाई जाए? आप उसी अपनी जमात को, जिसमें आपके पुराने वर्कर्स भी साथ थे, पुराने लीडर्स भी साथ थे, उसी को रिफॉर्म करने की जरूरत करते? वजह क्या बनी है इस नई जमात बनाने की? जी, पहले तो जो आपने बात की कि दावे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, पॉलिटिकल लोग करते हैं, उन दावों से देखें कुछ नहीं हो सकता। वो दावे उस वक्त तक टेंजिबल नहीं हो सकते जब तक कि पब्लिक रिस्पांस उसमें ना हो। यानी ये असेसमेंट जो है कि कौन कितना पब्लिक सेंट्रिक है, ये तो अवाम का फैसला है ना। ये अवाम ने बताना है कि भाई हाँ, जो आदमी ये दावा कर रहा है ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। अच्छा, उसका टेस्ट जो है वो इलेक्शंस हैं और इलेक्शन के नताइज हैं, और उसमें वो जो कनेक्टिविटी लोगों की और वो क्रेडिबिलिटी जो पब्लिक। तो सीट तो निकाली है उन्होंने, MQM पाकिस्तानी कहती है उन्होंने सीट निकाली है, कनेक्टिविटी तो उनकी है। हमारे साथ फारूक सत्तार भी मौजूद है और हमारे साथ दीगर भी रहनुमा आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी कनेक्टिविटी तो है, देखें आप असेंबली में हमारी सीट्स है, 17 सीट्स हमने निकाली है, तो ये कम नहीं होती है। तो ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, ये तो कंट्रोवर्शियल है वो, और एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल है। कैसे कि है कि नहीं है? वो इस तरह है कि देखें, ये जो इस किस्म की जो भी चीजें होती हैं, जो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होती हैं, उनके दो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होते हैं जो क्या सर्टेन करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को। एक होती है उसकी मॉरल स्टैंडिंग और एक होती है उसकी लीगल स्टैंडिंग। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ किस्सा ये हो गया है कि मॉरल स्टैंडिंग बहुत ही डैमेज हुई हुई है और लीगल स्टैंडिंग जो है वो चैलेंज हुई हुई है। तो वो दोनों जो कंपोनेंट हैं वो बड़े वल्नरेबिलिटी के दायरे में आते हैं। और आप कराची में होते हैं, आप पब्लिक से पूछ लें, मैं तो जिससे भी पूछ रहा हूँ। तो वो मैंडेट डाउटफुल है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंडेट डाउटफुल है, यानी लीगली की नजर में देखे जा रहे हैं। मैं तो उसका बराह रास्त नहीं, फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं ना आप, जरा खुल के बताइए। देखिए, जब आप लॉन्च कर रहे हैं तो खुल के बातें करनी होंगी आप। नहीं, बिल्कुल खुल के ही मैं तो कर रहा हूँ। जब फॉर्म 47, 45 का तो किस्सा मुकदमा चल रहा है ना अदालतों में, तो लेकिन असल में उस अदालतों से ज्यादा इसके जो जज हैं, जो जजमेंट है वो लोगों का है। और वैसे ही आप बात कर लें 50 लोगों से कराची जी में, तो वो ये कहते हैं, आपके मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये मैंडेट उनका नहीं है लेकिन उनको दे दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि क्या MQM लंदन से कोई रहनुमाओं से राब्ते हैं? कौन कौन से रहनुमा आपकी जमात में आ रहे हैं? उनके नाम, और आप पार्टी का नाम तो बताया ही नहीं आपने हमें।
अच्छा देखिए, एमके में लंदन से तो बहुत अच्छे 2015 से राब्ता खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने लाताल्लुक कर दिया तो मैं भी लाताल्लुक हो गया, और फिर एमके में पाकिस्तान भी लाताल्लुक हो गई। और मैं भी, क्योंकि इतने अरसे एक जाहिर है कि बहुत लंबा टाइम होता है और बड़ी एक्सटेंसिव इंगेजमेंट थी मेरे ड्यूरेशन में, क्योंकि 3 मुख्तलिफ अदवार थे और उनके हर दौर के चैलेंजेस बहुत ही अलग थे। कभी टेररिज्म पीक पे था, कभी कुछ था, कभी कुछ था। तो जाहिर है कि एक बहुत लंबा अरसा था, और आखिर में तो 2015 जैसे मैंने कहा कि लाताल्लुक की कर दिया था उन्होंने, कर दिया तो मैंने भी फिर ताल्लुक नहीं रखा। लेकिन जाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पाकिस्तान में काम किया है, वो आज भी एक्टिव हैं भी, नहीं भी हैं, और रास्ते में भी रहते हैं, और अच्छे लोग हैं, और उनका भी कंसर्न यही है, और वो भी ये चाहते हैं, उनका मशवरा भी यही होता है कि जरूर आपका तजुर्बा भी है और अल्लाह ताला ने आपको इतना मौका दिया है और एक क्रेडिबिलिटी दी है, तो वो एक कैपिटल है आपके पास जिसको कि आपको अब रिटर्न करना चाहिए पाकिस्तान को। बिल्कुल सर। और सर आप नाम बताएं ना, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस पार्टी के नाम को लेकर। नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका एक्साइटमेंट खत्म होगा, क्योंकि कुछ चीजें मैंने, जाहिर है कि मैंने जो ये पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, इसके जब ये सोच सबसे पहले जहन में आई तो फिर इसकी स्ट्रेटेजी मैंने डिजाइन की, डिवाइस की। आपने कहा था कि 14 अगस्त को आप ये अनाउंस करेंगे, 14 अगस्त से 15 अगस्त आ गई है। अच्छा, मैंने नहीं, ये देखिए मुझे तो बड़ा एंजॉय भी करता हूँ मैं, क्योंकि कोई टिकट भी बुक करा देता है, कुछ तारीखें भी दे देता है। अभी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, और मैंने ना अनाउंसमेंट का कुछ कहा है। वापसी कब हो रही है? आपकी वापसी कब है? अब तो देखिए बजाते खुद आप मुखातिब हैं हमसे, कब वापसी हो रही है आपकी? बस इंशाल्लाह एप्रोप्रिएट टाइम पे। देखिए ये सारा जो मैंने जैसे कहा कि एक प्रोसेस है और प्रोसेसेस हैं, तो अब जैसे ये रैली हो गई, और कल जो रैली हुई अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत रखी, और जो मेरा एक टेस्ट था, जो एक मैं जांचना चाहता था, वो चीज भी जो है वो असेसमेंट उसकी भी मैं कर रहा हूँ। केपीके में भी हो गई, इस्लामाबाद में प्रोग्राम हो गया, पंजाब के कुछ शहरों में हो गया। बिल्कुल। तो ये एक पल्स टेकिंग है, और एक पल्स आप बिल्कुल जानने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मिली। अच्छा ये बताइए, देखिए मैं किसी खुशफहमी या गलतफहमी में नहीं रहना चाहता। जी जी, हकीकत में रहना चाहता है, हकीकत रियलिस्टिक। ये बताइए कि कुछ रानुमा ऐसे हैं एमकेएम के, वसीम अख्तर उनमें से, आमिर खान और दीगर भी रानुमा है, फिर जब पीएसपी और एमकेएम पाकिस्तान का इश्तराक हुआ और एक में जमात बनी, तो उसके बाद भी हमने देखा क़यादत के बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं, जो कि मंजर आम पर कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। तो कोई नाम आप बता सकते हैं कौन कौन से रहनुमा इनिशियली आपके साथ हैं? कोई जाने पहचाने नाम हो या नए नाम हो सर? देखिए मैंने जब ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो इस प्रोसेस के स्टार्ट में मैंने एक स्लोगन दिया, मेरी पहचान पाकिस्तान। सही। और मेरी पहचान पाकिस्तान के स्लोगन से ही मैंने लोगों को जोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, ये एब्सोल्युटली पाकिस्तान सेंट्रिक स्लोगन है, और जो लोग पूरी नेक नियति के साथ, इस स्लोगन के साथ और इस कॉन्सेप्ट, इस नजरिए के साथ, क्योंकि इस मेरी पहचान पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है, वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के जो उसूल हैं, फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो इसकी फाउंडेशन है। वो उसूल फाउंडेशन है। ईशा साहब ये बताइए, ये कहिएगा, फारूक सत्तार साहब 2-3 दिन पहले हमारे शो पे आए थे, और यही आपकी जमात की ज़ाहिर है वो बस थी, और टॉक ऑफ द टाउन भी बनी हुई थी कराची के हल्कों में। तो हमने उनसे भी पूछा कि भाई नई जमात बन रही है और इशरत उल लिबास साहब बना रहे हैं, तो अगर हमारे पास तैयार है उनका शॉट तो पहले वो चला दें, आप भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस पर सवाल आपसे करेंगे। जी पहले मैं सुने बगैर भी जवाब। देखिए वो डिवीजन है ना, नुकसान है वो सर। इतने तजुर्बे के बाद इस एज में अगर कोई नई जमात बनाएगा उसको सोचना चाहिए। हम नहीं कर सकेंगे लोगों को जब तक कि हमारे पास वो प्रेजेंटेबल लोग, वो फायर को सोचना चाहिए। मुझे 1 घंटे के लिए ना बुलाया करें जी। तो ये आपने देखा, फारूक भाई तो इस वक्त इस मूड में नहीं दिखाई दे रहे, और वो कह रहे हैं कि यार नई जमात बन रही है, इसकी जरूरत नहीं है, तफरीक दर तफरीक होगी, इस वक्त जोड़ने की जरूरत है हमें। तो वो समझ नहीं रहे कि इसकी जरूरत है नई जमात बनाने की। जी जाहिर फारूक भाई का ये ओपिनियन उनकी पोजीशन में मैं समझता हूँ ठीक है,
क्योंकि उनकी एक जमात है, तो ये क्यों चाहेंगे कोई और जमात आ जाए और स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो उनके ओपिनियन उनके कैप्सूल में या उनके फ्रेम में बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक है। इसका भी तयन असल में अवाम ने करना है, न किसी जमात ने करना है, न किसी लीडर ने करना है, क्योंकि अवाम लीडर बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। एक छोटी सी रिपोर्ट, बहुत तेजी से वैसे शो चल रहा है, बड़े मतलब फ्लो में जा रहे हैं, फ्लो में जा रहे हैं, और कितनी जल्दी 1 घंटा गुजरे पता नहीं चला, पता नहीं चलता। इसे कहते हैं अच्छे होस्ट का होना। क्या फायदा, अच्छे होस्ट का होना, ये है ना जी। की वजह से जनाब छुट्टियां जो हैं वो खत्म हो गई हैं, स्कूल और पढ़ाई शुरू हो गई है। बच्चों का स्कूल का पहला दिन कैसा जा रहा है, क्या मूड, क्या इरादे लग रहे हैं बच्चों के, इस पे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोना सिद्दीकी, 365 की रिपोर्टर है। पता करते हैं उनसे क्या माहौल चल रहा है। पूछिए जी मोना, क्या माहौल दिखाई दे रहा है स्कूलों से? स्कूलों के रोते हुए बच्चे, सोते हुए बच्चे, जागते हुए बच्चे, बैग लटकाए हुए बच्चे। मूड खराब है, अच्छा है, एक्साइटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है कि छुट्टियां खत्म हो गई, क्या चल रहा है? जी सरवत और जोहेब, बिल्कुल ऐसे ही सुबह सवेरे हमने इसी तरह का माहौल देखा, जबकि मौसम गर्मा की तवील तातीला यानी कि 2.5 महीने की छुट्टियों के बाद कराची समेत सिंध भर के आज से तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों का जहां आगाज़ हुआ है, वहीं हमने देखा कि सुबह सवेरे, क्योंकि इतनी तवील छुट्टियां गुजारने के बाद सुबह सुबह उठना ज़रा कुछ मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही हमें भी कुछ मंजर दिखाई दिए कि बच्चे जो हैं कोई आंखें मलता हुआ नींदों में आया है, और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उनमें नज़र आई, क्योंकि काफ़ी छुट्टियों के बाद अपने दोस्तों से ज़ाहिर ताल्लुक़ थोड़ा सा गैप आ जाता है, और जो एक टीचर्स के साथ, असातिज़ा के साथ रोज़ का मिलना, फिर उनसे पूछना, तालीम हासिल करना, उसमें थोड़ा बहुत जहाँ गैप आता है, तो कुछ बच्चों ने ये कहा कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द से जल्द हमारा स्कूल खुले और हम अपने फ्रेंड से मिलें, अपनी तालीमी सिलसिले को दोबारा से जारी रखें। और साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी नजर आए जो काफी मुश्किल में थे, कह रहे थे हमें सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल हुआ, मुश्किल लग रहा है, भी यहाँ स्कूल को पहुंचे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यही सिलसिला इस वक्त भी जो है तालीमी सिलसिले का आगाज हो चुका है, क्लासेस लग चुकी हैं, और दोपहर में जो है अब छुट्टी होगी, तो तभी देखते हैं कि बच्चों का मजीद क्या सूरत हाल है, क्या कहना है कि जनाब आज का दिन कैसा रहा। थैंक यू मोना, आपने हमें ये बहुत अच्छी अपडेट दी। भाई आप किस बच्चे थे, वो एक्साइटमेंट वाले या डिसअपॉइंटमेंट? मैंने बताया ना कि मैं तो डिसअपॉइंटमेंट वाला, कि छुट्टियां क्यों खत्म हो गई, दोबारा छुट्टियां। अच्छा एक ये तो हम बात कर रहे हैं, मुझे कल भी एक कॉल आ रही थी और इस वक्त भी देखें कॉल आ गई है, तो रिसीव कर लूं मैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कौन बात कर रही हैं? उनको बताएं हम लाइव शो पे बैठे हैं, स्पीकर पे करें जरा। अच्छा नहीं, मैं कट कर देता हूँ, मैं फिर बताता हूँ कि क्या सूरत है। क्या मैं आपसे बात अभी नहीं कर सकता, मैं बाद में बात, अरे आप सुने, मैं बाद में बात, ओके कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं, बाद में। ये देखें नाज़रीन को भी लगाओ कि क्या कॉल आ रही है, क्या मुझे कल भी एक कॉल आई थी, एक खातून की कॉल थी, और अच्छा अपनी आइडेंटिटी नहीं बता रही हैं, आपसे बात करना चाहती हूँ, रैंडम नंबर से कॉल आई थी मुझे, और फिर अपनी बता भी नहीं रही है क्यों, किस सिलसिले में कॉल कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ बिल्डअप करना चाह रही है, वो ये क्या है, ये समझ नहीं आया, मैंने आपके सामने इसलिए अब मुझे समझ आ गई, इसे कहते हैं हनी ट्रैप। अच्छा ये यानी ये सिलसिला है, आप हनी ट्रैप होने वाले। ओहो नहीं यानी अच्छा है क्या हनी ट्रैप? ये मैं तो भाई कल भी शुक्र मैंने बात नहीं की, और आज भी मैंने आपके सामने बहुत जरूरी है कि हम अननोन नंबर्स ना उठाएं, उसके ऊपर हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया है, आप पैकेज देखें, फिर हम जोहेब को समझाते हैं हो क्या रहे उनके साथ। बिल्कुल जी, ये है हनी ट्रैप जी। इस पे बहुत लोग शिकार हो चुके हैं। हाँ। कच्चे के इलाके में भी यही चल रहा है, फिर यानी सिटीज में भी ये चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इस पे बात करने के लिए ex-ADG FIA अम्मार जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। ये बताइए, ये हनी ट्रैप किस बला का नाम है और इस बला से हमें और ज़ुहैब जैसे और हजरात को किस तरह बचना चाहिए? अच्छा, वो तो इसका नाम खुद बता रहा है ना कि ये ट्रैप है। अब तो ट्रैप होता है। हनी मतलब समझ ही गए सारे। अच्छा, गुजारिश है, कोई ये नया ट्रैप नहीं है, ये पुराने ट्रैप्स हैं सारे। ये बस वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है उसकी। बिल्कुल। अच्छा, आमतौर पे जो इसका टारगेट्स हैं वो तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो रिटायर्ड लोग होते हैं आमतौर पर कि जिनके पास पैसा ऐसा होता है, फारिग होते हैं, वो हो जाते हैं। उसके बाद जिस तरह अभी आपने एक नाम लिया, को मशहूर लोग हो जाते हैं। उसके अलावा ये बिजनेसमैन है, ये हो जाते हैं। ठीक है जी, जिनका पैसा होता है। बाकायदा लड़की पहले सोशल इंजीनियरिंग करती है बंदे के ऊपर ना, उसके फेसबुक पे जाती है, उसके लिंक्डइन पे जाती है, उसकी इंटरेस्ट वॉच करती है, वो कहाँ कहाँ जा रहा है। इसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अब ये बड़ा आसान हो गया है, किसी का नाम लिख के सब कुछ पहली कॉल करती है वो उसके इंटरेस्ट के। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आदमी साहब सिक्योरिटी जी, मैं बस अभी आई हूँ परसों अमेरिका से, वहाँ मैंने ये किया है और बस वो बंदा गया, ठीक है, तो बड़ा अच्छा हो गया। तो बस वहाँ से प्रोसेस हो जाता है। और वो पहली दूसरी मुलाकात के अंदर वालदा को बीमार करके या कोई फीस के पैसे जमा कराने के बहाने पहली डिमांड होती है, बड़ी इनोसेंट होती है वो ना, और लगता है कि ये वाकई मजबूरी है इनकी ना, तो फिर वो बंदा आस्ता आस्ता ट्रैप होता रहता है। ये हनी ट्रैप का एक शरीफाना तरीका। दूसरा वही है जो अभी आपने बताया, कच्चे के इलाके में बुला लिया और ये वो कि जी आप आ जाए, मेरा घर है, मैं उदास हूँ पड़ी, और ये वो, तो वो साहब भी इंसानी हमदर्दी के नाते, ये जो इंसानी कमजोरियाँ हैं ना, ये जब से दुनिया कायम हुई है ये चलती रहती है। इस चीज़ को टेक्निकली लेना चाहिए। अब ये इसलिए बढ़ गई हैं कि अपने आप को छुपाना आसान हो गया है। पहले अपने आप को छुपाना मुश्किल था, तो अब छुपाना आसान हो गया है। वो जो आपको पिक्चर भेजती हैं, वो लगता है कि भाई वो बंदा फट उसके चक्कर में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, इसको सीरियस लेना चाहिए, लेकिन ये जुर्म है बहुत बड़ा। और FIA के कानून के मुताबिक पीका में इसका जिक्र है बाकायदा कि अगर आप देखिए, अगर लेट से मैं सड़क पे खड़े होकर किसी को धमकी देता हूँ। जी। अच्छा जाफरी साहब, बिल्कुल थोड़ा सिग्नल का इशू है। जाफरी साहब, ये बताइएगा, अगर आपको आवाज आ रही है कि तो वो एक जुर्म है। जी। वो शख्स 2 गवाह लेके चला जाए। सर, सवाल ये है कि ज्यादातर कौन से इलाकों में हनी ट्रैप की ये चीजें पाई जाती हैं, कि कौन से इलाकों में? अच्छा, हमारा राब्ता जो है वो इंटरनेट, ये एक बड़ा मसला है। साहब, आवाज आ रही है आपको? जी। अच्छा, ये बिल्कुल जी। सर, कौन से इलाकों में हनी ट्रैप ज्यादा पाए जाते हैं? कोई स्पेसिफिक एरियाज डिवाइडेड हैं, या आपको लगता है कि पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी हनी ट्रैप हो सकता है इंसान? नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में है। चूंकि होता ही है कि इंटरनेट तो हर जगह है ना, तो ये शायद किसी गांव की लड़की की जहन में आ सकती है कि, और अगर वो कोई थोड़ी सी गुड लुकिंग है तो फिर तो मसला ही खत्म हो गया। अच्छा, आमतौर पे ये दोनों पार्टी एक दूसरे की तलाश में होती हैं कि फ्रेंड। जी। तो इसका अंदर जो एक्ट करता है, आई डोंट नो रिवर्स इज पॉसिबल और नॉट। अगर कर रहा है लड़की को, तो वो आई डोंट नो, ये आप बेटा जय साहब, बहुत माजरत, राब्ता हमारा सही तरीके से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आप बात बड़ी अहम कर रहे थे, मजीद भी आपसे सवालात हमने करने थे कि FIA क्या कर रही है इस सिलसिले में, क्या कर रहा है, इस पे बात करना चाहेंगे कोशिश करेंगे कि इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस लोग कैसे बच सकते हैं इससे, तो इस पे हम दोबारा बात करेंगे नेक्स्ट। बिल्कुल, नेक्स्ट स्टोरी पे तो हम जाएंगे, लेकिन देखिए, मुझे ये बताएं ज़ुहैब, ये आपको पहली बार ऐसी कॉल आई है? जी, मुझे बिल्कुल पहली दफा ऐसी कॉल आई है। इससे पहले जब मेरी कॉल्स आती थी वो दूसरी डॉय, मैं उनको जानता था।
ज़ाहिर मेरे क्लास फेलोज होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी फेलोज होते हैं या फिर कंटेम्प्रेरी ऑफिस में जो काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये एक पहली दफ़ा कॉल आई थी और मैं इसके बारे में बहुत कुछ हम रिपोर्ट भी कर चुके थे और नुमाइंदों को भी अपने ले चुके थे। तो ये एक अजीब सी कॉल आई और उन्होंने बताया हमें वजाहत से, लोग भी अवेयर हुए होंगे कि वो जरा कॉशियस रहे। और नॉर्मली ये सारी बातें सिर्फ पैसे बटोरने के लिए होती हैं कि वो पहले जैसे उन्होंने कहा कि प्रोफाइल देखते हैं, आपको जज करते हैं, आप कहाँ होते हैं, आपका स्टैंडर्ड क्या, आपका स्टार्टर क्या है। जिस तरह अभी इंटरनेट के मसले हो रहे थे और हमारे राब्ते में तकलीफ हो रही थी, इंटरनेट का जो ये मसला है बहुत बड़ा मसला है ज़ुहैब, जो पूरे पाकिस्तान में हम महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे पास उस्मान अख्तर साहब हैं जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं कि ये राब्ता कब बहाल होगा और लोगों को वापस इंटरनेट जो हेल्थ सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, नॉर्मल बिजनेस सेक्टर में है, उन सब की ये परेशानी कब ख़त्म होगी। जी तो उस्मान साहब, इस बारे में तो हुकूमत ही बता सकती है कि कब इसका जो है ये कब ठीक होगा, लेकिन एक्चुअली हमारी जो पूरी कम्युनिटी है, जो सेलर्स हैं, ख़ासतौर पे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो रिमोट एरियाज में बैठे हैं और 3G 4G के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो तो उनका तो बिजनेस इस वक्त बंद हो चुका है। मतलब अगर हम भी इस वक्त कनेक्ट हैं तो शायद हम वाईफाई या कोई बेहतर इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्ट हुए हैं, लेकिन जो छोटे सेलर्स हैं या वो लोग जो सिर्फ 3G और 4G यूज़ करें, उनका तो इस वक्त जो टोटल बिजनेस है वो बंद हो चुका है। फ्रीलांसर्स जो हैं वो जॉब्स को पोस्ट नहीं कर पा रहे। इवन के जो सबसे बड़ी जो वेबसाइट है फ्रीलांसर्स की, जो fiverr.com है, उन्होंने तमाम पाकिस्तानी के अकाउंट्स को वेकेशन मोड पे ऑन करके उनको एक इंटीमेशन दिया है, अगर आपके पास इंटरनेट जब अवेलेबल हो और अगर अवेलेबल है तो अपनी जो गिग्स को रिस्टोर कर लें, नहीं तो आप जो है वो हॉलीडे मोड पे चले गए हैं। क्योंकि जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी जो जॉब्स हैं जो उनको दी गई हैं कस्टमर्स की तरफ से, वो उसको फुलफिल और टाइमली फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, इसके साथ साथ जी बताइए फरमाइए। इसके साथ जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है क्योंकि समथिंग गोइंग ऑन लाइक मे बी फायरवॉल और समथिंग, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है हमें कि हमें अपनी जो जॉब्स पोस्ट करने के लिए या हमें अपनी जो फाइवर को या बेहतर एक्सेस करने के लिए हमें VPN यूज करना पड़ रहा है। उस VPN का नुकसान हमें ये हो रहा है कि VPN जो है वो हमारी लोकेशन बार बार चेंज करता है। कभी वो हमें इजिप्ट की लोकेशन दिखाता है, कभी वो हमें डेनमार्क की लोकेशन दिखा देता है, कभी वो USA की लोकेशन दिखाता है, जिसकी वजह से अकाउंट जो हैं या जो जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं वो सारा डिस्टर्ब होता है और वो वेबसाइट ही समझती है कि शायद कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही है और इस अकाउंट को डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस किया जा रहा है। ये इस वजह से भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, डेटा आपका कहीं और चल। अच्छा, ये बताइए उस्मान साहब कि ये तो आपने मसाइल अपने बताए, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आपने मुश्तरका तौर पर अपने ये मामलात अरबाब इख्तियार तक पहुँचाए, बताएं कि भाई आप इसे जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए, मुल्क की मईशत का नुकसान हो रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं, इसका क्या अहवाल है? अगर आपने बात की है तो क्या रिस्पॉन्स आया? सर, अभी तक तो ऐसा कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने बताया तो वो यही बताया जा रहा है कि ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। और आप बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी पोस्ट किया है, हम लोगों ने कम्युनिटी के तौर पे भी बताया उनको, हमने एक पिटीशन भी तैयार की है जिसको हम तमाम जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं और तमाम वो लोग जो कि इससे इफेक्ट हो रहे हैं वो साइन भी किया और हम उस प्रोसेस में भी हैं। लेकिन हमें ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा आप भी समझ लें कि 29 जुलाई से अब तक जो है हम इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और इवन के जो लोग जो इस टोटल डिपेंडेंट लाइक आप मतलब एवरीवन नोज कि कोई जॉब्स नहीं है हमारे पास, तो वो बच्चा वो स्टूडेंट जो कि इस पे डिपेंडेंट है, जिसने अपने घर वालों की दवाइयाँ भी लेनी है, खुराक भी लेनी है, कुछ रेंट भी देने हैं, तो वो तो बिल्कुल समझ लेने खत्म हो गया है और इतना ज्यादा इस पर डिस्टर्बेंस चल रही है। बिल्कुल, आप ये बताइएगा कि आपके अंदाजे में कितना नुकसान हो चुका होगा इस वक्त? इतने अरसे से इंटरनेट का ये फॉल्ट चल रहा है तो बिजनेस और हर चीज़ का बहुत नुकसान है। कोई फिगर या कोई अंदाजा है आपको कि कितना रेमिटेंस का नुकसान? जो रजिस्टर्ड हमारे पास फ्रीलांसर्स हैं टोटल वो तकरीबन 3 मिलियन रजिस्टर्ड फ्रीलांसर्स हैं। तो समझ लें कि 3 मिलियन पीपल जो है अपनी जॉब्स नहीं पोस्ट कर पा रहे। अच्छा, इसके साथ साथ अब नुकसान का तखमीना लगाया जाए तो अब नुकसान में एक दो चीजें और ऐड कर लें। अब नुकसान में ये ऐड कर लें कि जो ई कॉमर्स सेलर्स हैं वो अपनी जो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे,
अब उनकी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो जो एड्स कर रहे हैं, उनको वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो पहले आ रहा था, क्योंकि कंज्यूमर वो एड प्रॉपर देख नहीं पा रहा, उसके बाद लोड ही नहीं हो रही, वो पिक्चर या वीडियो लोड नहीं हो रही, तो वो इतना नुकसान है कि सारी जो ई कॉमर्स सेल्स हैं वो सारी डिस्टर्ब वो अफेक्ट हो रही हैं। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जी पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है, और ये बहुत ही एक ड्रॉबैक है और एक एम्बैरेसिंग, आज़ादी इज़हार राय के लिए भी बड़ा एक ड्रॉबैक। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कब आपको लगता है बहाल हो सकता है और कब तक हमें पता चलेगा? अब ये तो हुकूमत बता सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमारा थिंक टैंक है पाकिस्तान का, अगर है तो शायद उसको जो आम पर्सन की जो एक नीचे से बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है या फ्रीलांसिंग कर रहा है या वो नीचे से अपनी फैमिली को फीड कर रहा है और ऊपर तक आ रहा है, शायद हमारे अरबाब इख्तियार के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो कि जिन्होंने जो है वो ग्राउंड लेवल से वर्किंग की हो। मेरे ख्याल से इस वजह से वो आम बंदे के मसले को इतना सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन हमें ये यकीन दहानी फिलहाल करवाई जा रही है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। आज तक हमें कोई डेडलाइन नहीं दी जा रही जी। अच्छा, ये बताइए कि इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो कुछ वेबसाइट्स ने, कुछ प्लेटफॉर्म्स ने हमें गैर फाल कर दिया है, तो ये कितना डैमेजिंग है पाकिस्तान के इमेज के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो काम कर रहे थे, और उससे ज़ाहिर है कनेक्टिविटी में इजाफा हो रहा था, फिर पैसे भी मुल्क में आ रहे थे, लोगों को जॉब्स भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी। इससे मुताल्लिक़ बताइए कितना नुकसान है? देखिए, उस हवाले से अगर देखा जाए तो हमारा जो सालाना जो रेमिटेंसेस के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं फ्रीलांसर्स, वो तकरीबन $2 बिलियन हैं जो कि हम सालाना अपनी इकोनॉमी में ऐड करते हैं। इसके अलावा इतने छोटे सेलर्स भी हैं, छोटे फ्रीलांसर्स भी हैं जिनकी जो स्टैटिस्टिक में नहीं आते, जो कि मतलब क्योंकि हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ही जो हमारी इकोनॉमी में ऐड जो अमाउंट है वो हो रही है। इस हवाले से अगर देखें, हमारा छठा बड़ा मुल्क है और हमारे मुल्क की तरफ से ये न्यूज जाए कि हमारे पास इंटरनेट ही नहीं है, तो आप खुद सोचें कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा क्या एक इमेज जा रहा हो कि यार उनके पास इंटरनेट ही नहीं है। अब फाइवर ने हमें गैर फाल नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये हमें कहा कि आपकी हम गिग्स को या आपकी जो ऑफर्स हैं उनको डीएक्टिव कर रहे हैं, अगर आपके पास इंटरनेट है तो उसको एक्टिव दोबारा से कर लें। अब उनकी जो ऑफिशियल से भी हमारी टीम की बात हुई, उनकी तरफ से भी आया कि हमें उन्होंने 2023 में एक दफा किया था और अब वो इसलिए कर रहे हैं इंटरनेट की वजह से कि अगर आपके पास इंटरनेट है तो एक्सेस कर लें। अब लोग जो हैं जिनकी वाकई ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है, वो किसी जगह पे ट्रैवल करते हैं, वहां पे कुछ टेस्ट लेते हैं जहाँ पे बेहतर इंटरनेट आ रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा इस पर मुश्किलात आ रही है कि जॉब्स प्रॉपरली पोस्ट नहीं हो रही, और उसके अलावा अकाउंट हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है। अकाउंट हेल्थ में मतलब ये कि अगर मैं लेट डिलीवर करूंगा तो उसकी वजह से मेरे जो फीडबैक्स हैं वो खराब होंगे, मेरी हेल्थ रेटिंग्स खराब होंगी। तो ये इतना बड़ा मसला है कि हमें फ्यूचर में इसको ठीक करते करते बहुत अच्छा लगेगा। इंटरनेट तो ये ठीक कर देंगे अगर 10-15 दिन के अंदर, लेकिन जो हमारे जो इश्यूज हैं, जो हमने इतनी मुश्किल से अपने आप को रैंक किया था, वो सारी डी रैंक हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सीरियस बात है ये। कई जगहों पे हमें देखना पड़ रहा है कि हमें VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इससे क्या जाहिर होता है कि हम कब इस चीज से निजात पाएंगे? नहीं, और एक और चीज भी है कि हुकूमती हलकों की तरफ से भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर उनसे बात की जाए कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने, वो कहते हैं VPN यूज कर ले। बिल्कुल, इसमें ऐसा क्या है? और कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जवाब नहीं आ रही, नुकसान हो रहा है उनको, शायद समझ ही नहीं है इस चीज की क्या हो रहा है। ऐसे ही है। अब इसमें VPN की वजह से मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि हमारी लोकेशन जो बार बार चेंज होती है, उस लोकेशन की वजह से वो वेबसाइट की समझती है कि शायद कोई सिक्योरिटी इश्यूज है, कोई बंदा हैक कर रहा है, और वो अकाउंट को होल्ड पे ले जाते हैं। जब हमारा अकाउंट होल्ड पे चला जाएगा या हमें वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से बंद कर देंगे, उसके बाद हमें पता है कि हमने अकाउंट को दोबारा रीइंस्टेट कैसे करना है, कैसे उनको तसल्ली देनी है कि नहीं जी हम तो एक ही जगह पे थे और हम VPN यूज कर रहे थे। अब VPN ऑफिशियली अलाउ नहीं है, वो वेबसाइट अलाउ नहीं करती कि आप VPN के थ्रू हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं उस्मान अख्तर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत मेजर इशू है ये जोहेब, इस वक्त कोई चीजें डाउनलोड नहीं हो रही, बच्चों के इम्तिहान, उनके टेस्ट, हेल्थ सेक्टर में जितना IT का इस्तेमाल है, बिल्कुल, और $2 बिलियन तो उन्होंने खुद कहा, $2 बिलियन तो मतलब जो नंबर आया है इससे कितने कई ज्यादा $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है। सामने बड़ी एक जो पिक्चर जाहिर है सामने रखी है वो हकायक पर मबनी है, बहुत शुक्रिया उन्होंने हमें वक्त दिया, और आई थिंक कि ये हुकूमत को देखना चाहिए और इसको मतलब एज प्रायोरिटी इस चीज को रिजॉल्व करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे हम, आप लोग कहीं मत जाइएगा, कुछ म्यूजिक वगैरह भी हमारे साथ कुछ होना चाहिए। अमेजिंग खवातीन हमारे साथ हैं और अमेजिंग इंस्पिरेशनल स्टोरीज हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक इन राइजिंग। देखते रहिए राइजिंग।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम आपको बताते चलें कि वैसे तो ये दुनिया में पता ही है, लेकिन खवातीन मर्दों से बिल्कुल पीछे नहीं है। कहाँ पीछे नहीं है, आगे आगे हैं, आगे हैं। आप देखें, मतलब हम तो डरते हैं। बिल्कुल जी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा खवातीन है और उनको हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अचीव कर रही हैं, माउंटेन्स पे जा रही हैं, फैमिली भी देखती हैं, करियर भी देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये वो खवातीन की जब हम बात करें तो सरवत एक फादर का कितना बड़ा किरदार होता है इसमें, बहुत अपनी बेटी को वो कॉन्फिडेंस दे कि वो जो करना चाहती है वो करे। देखिए, एक बच्ची जब घर में होती है तो वो लुकअप करती है अपने बाप को ही, कि वो किस तरह अपनी उसकी माँ को ट्रीट कर रहा है, किस तरह उसकी वैल्यूज़ हैं। तो एक फादर फिगर जो है वो अपने आने वाली ज़िंदगी में यानी कि शौहर में वही वैल्यूज़ देखना चाहती है। तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो एक लड़की की ज़िंदगी में होता है। अगर वो फादर इनकरेज करे, डिस्करेज ना करे, अपनी बेटी को ड्रीम करने का मौके दे, और वो आप छोड़ दें वो चीज़ें, पुरानी बातें हैं कि बेटे के लिए अलग है और वो खाना भी अलग, बेटी जो है वो बेटे को जाएगी, ये जरा जहन से निकाल दें बात। बेटी और बेटा दोनों आपके बाजू हैं और आपके दोनों। आई फील कि लड़कियां ज्यादा साथ देती हैं, करती हैं और मेहनत भी ज्यादा करती हैं, बिकॉज दे हैव टू प्रूव देमसेल्फ। वो जो पेशेंस और फिर गिर के उठने का जो एक मैंने ये देखा है, उनके अंदर ज्यादा एक लगन होती है, मेहनत होती है। तो हमारे साथ माउंटेनियर नायला कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है, और जैसे आपने कहा कि हर जगह जा रही है, हर फील्ड में, तो पहाड़ों पर भी वो अचीवमेंट्स उनको मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया नायला, आपने वक्त दिया हमें। पहला सवाल यही कि करियर ऐसा आपने चूज किया, फिर आपकी घर भी उसको भी चलाना है, तो ये चीजें सारी कैसे आप मैनेज करती हैं और जिम्मेदारियां किस तरह निभाती हैं, आप कैसे मामलात को मैनेज करती हैं? अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं एक्चुअली स्टार्ट इस नोट से करूँगी कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ रियल इशू दीज डेज़, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ों पे काम कर रही हूँ। घर है, बच्चे हैं और स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ। एंड एज़ यू नो, स्टार्टअप पे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। और इसके अलावा माउंटेनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, माउंटेनियरिंग स्कूल है, K2 क्लीन अप मिशन था, अभी मैंने रेस्क्यू एक्सपीडिशन वो एंड हुआ है। और सब कुछ जगल करना इज़ नॉट ईजी, लेकिन आई हैव टू से आई मैनेज टू डू व्हाट आई डू बिकॉज आई हैव वेरी गुड सपोर्ट। तो घर पे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है, स्टार्टअप आई एम डूइंग इट विद अ फैमिली मेम्बर वो है, और जो माउंटेनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे मेरी टीम ही अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चूज़ कर सकती हूँ वो ऐसी चूज़ करती हूँ जिन पे मुझे ट्रस्ट है। एंड जिन प्रोजेक्ट से मुझे ऐड किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह द टीम इज़ वेरी सपोर्टिव। तो उसकी सपोर्ट के बगैर, वो सब सपोर्ट के बगैर मेरे लिए ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। ये बताइए कि आपने बहुत सारी चोटियाँ सर की हैं, तो सबसे दुश्वारी आपको किस में हुई? मैंने 14 में से 12 पीक्स हाईएस्ट इन द वर्ल्ड जो 8000 मीटर से ऊपर हैं वो क्लाइम की हैं, उनमें से 11 मैंने सबमिट की हैं। उसमें जो सबसे मुश्किल मेरा एक्सपीरियंस था वो गशबरूम 1 पाकिस्तान में। वो इसलिए बिकॉज़ मैंने K2 के बाद की थी फ़ौरन बाद, और वो उस वक्त मैं नई क्लाइमर थी और वो ऑफ सीज़न था, तो ज़्यादातर क्लाइमर्स वहाँ से चले गए थे। तो मैं और मेरी टीम के 2 लोग थे बस वहाँ पे, और रस्सी उस पर बहुत छोटे से सेक्शन पे लगी हुई थी। तो टेक्निकल पहाड़ है, रॉक एंड आइस है, और मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। 70 किलोमीटर पर आवर तक विंड हो गई थी उसमें जापानीज़ कोलवार में। और जो लास्ट की जो 1000 मीटर था रॉक एंड आइस, उस पर भी रस्सी नहीं थी, और वो आई मैनेज टू समिट। और जब समिट पे पहुंची थी तो वो फर्स्ट माउंटेन था जिसपे आंसू निकले थे कि ये कैसे हो गया, अल्लाह ताला ने ये। अच्छा, ये बताइए नायला, ये तो ज़ाहिर है आपकी अचीवमेंट है, और फिर आपने जैसे, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि कुछ जगहों पर आप जाते हैं जहाँ बड़ा मेस्मराइजिंग व्यू होता है, वो आपको याद रहता है और बड़ा मैसूर कुन वो नज़ारा होता है। तो ये जो आपने अभी तक चोटियाँ सर की हैं, कौन सा ऐसा मकाम था जहाँ देखकर आपको लगा कि ये तो मैं किसी और दुनिया में नज़ारा है? बिल्कुल। दो पहाड़ ऐसे थे जब मैं 8000 मीटर क्रॉस किया समिट पुश पे, तो वो मुझे कोई पीछे ब्राइट सी चीज़ नज़र आई मेरे आई लेवल से नीचे। तो वो जब गौर से देखा, थोड़ी देर और देखा, तो एक्चुअली चांद। तो वो अनबिलीवेबल था। दूसरी दफ़ा भी जब देखा ना, बस मुंह से सुभान अल्लाह निकला था कि हम इतने ऊंचे थे कि चांद हमसे नीचे था और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर
गया था। तो आई थिंक वो एक ऐसा व्यू है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग था। ठीक है, बताइए एजुकेशन के हवाले से आपने बहुत काम किया है, हमारे नाजरीन को कुछ उसके बारे में बताइए। टू रेज अवेयरनेस लड़कियों में, उनके पेरेंट्स में, उनकी फैमिलीज़ में कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और एजुकेशन से आप कैसे अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी बदल सकते हैं। अच्छा ये भी बताइए, हम भी अब कंट्री साइड जाते हैं तो वहाँ पर सफाई की सूरत हाल कोई खास इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पर पहाड़ों पर क्या सूरत हाल है सफाई सुथराई की, और वहाँ पर कोई अमला, कोई महकमा ऐसा है जो वहाँ उसकी रीच है और वो काम कर रहा है, कैसे इंतजाम है वहाँ? हमारे पहाड़ों की जो सूरत हाल है वो वैसी है जैसे बाकी पाकिस्तान की है, और हम डोमेस्टिक टूरिस्ट जाते हैं जगह जगह टूरिस्ट लोकेशंस पे हम कचरा फेंक के जाते हैं, बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते हम लोग। तो वो कुछ माउंटेन्स जो कि कम क्लाइम होते हैं वहाँ पे कम कचरा है। जो ज़्यादा पॉपुलर माउंटेन है बलतोरो रूट जो K2 बेस कैंप की तरफ जाता है, और कराकोरम के पहाड़, वो वहाँ पे गंदगी की सिचुएशन बहुत बुरी है। और हम यही चाह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि जो फर्स्ट हैंड इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का, वो हम देख रहे हैं पहाड़ों में, क्योंकि ग्लेशियर इतनी जल्दी मेल्ट हो रहे हैं। जो पिछले साल आप जो 10-20 सालों में फ़र्क देखते थे ग्लेशियर्स मेल्ट होने का, वो अभी हम 1 साल में ही देख रहे हैं। जो K2 और ब्रॉड पीक के बीच में ग्लेशियर है वो 1 साल में इतना ज़्यादा मेल्ट हुआ है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। तो वी नीड टू मेक अ चेंज एज सून एज पॉसिबल। नाइला ये बताइएगा कि आपकी पहली बार जब आप उस किसी पहाड़ पे ऊंची लेवल पे आप खड़ी हुई, तो एज अ खातून की हैसियत से, क्योंकि एक औरत जो है वो बड़ी एक इमोशनल बीइंग है, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? एक्चुअली सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट टॉप ऑफ द माउंटेन मुझे एज अ क्लाइमर आती है, नॉट एज अ मेल और फीमेल। लेकिन जब नीचे आके दूसरी खवातीन से ये सुनने को मिलता है कि माई स्टोरी इज़ इंस्पायरिंग फॉर देम, तो वो तब मुझे वो एज अ फीमेल मुझे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होती है। और क्लाइंबिंग के अलावा मैंने रिसेंटली 2 सक्सेसफुल एक्सपीडिशन लीड किए। एक तो K2 क्लीन अप प्रोजेक्ट था, और एक वो जो हसन चिगरी की बॉडी रिट्रीवल मिशन था, जिसको पूरी दुनिया में इम्पॉसिबल कंसिडर किया जाता था। तो वो मैंने पूरा प्लान्ड इट, एक्सिक्यूटेड इट एंड मतलब लेड द टीम। तो वो उसकी जो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट है ना, आई थिंक वो मेरे लिए पहाड़ों से भी। ये हसन शिकरी की आपने बात की, तो इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, क्या हुआ, आपकी किससे उस वक्त बात हुई, क्या उस वक्त महसूस कर रही थी आप? हसन शिगरी एक हाई एल्टीट्यूड वर्कर थे जो एक एक्सपीडिशन के साथ रो फिक्सिंग टीम में गए थे। वो एक्सपीरियंस उनका नहीं था, उनकी गियर भी अच्छी नहीं थी, ट्रेन नहीं थे, और उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ बॉटल नेक पे, और अभी जिंदा थे। कुछ लोगों ने उनकी हेल्प की, लेकिन एट दी एंड उन्होंने अपना समिट गिव अप नहीं किया। उनको बॉडी को क्रॉस करके सब ने 100 से ज़्यादा क्लाइमर थे, उन्होंने समिट किया, नीचे आए और सेलिब्रेट किया। तो उनकी फैमिली, जब मैं K2 एक्सपीडिशन क्लीन अप एक्सपीडिशन मैनेज कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि उनकी बॉडी को नीचे लाया जाए, क्योंकि पिछली वाली सारी जो एक्सपीडिशंस थे वो नहीं हुए प्रपोज जो हुए थे। तो आई टुक दिस एक्सपीडिशन ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस, और फंडिंग नहीं थी और अभी भी नहीं है, बट आई डिडंट वांट टू लूज द वेदर विंडो एंड आई पिक द बेस्ट टीम, और वो सब कुछ पजल पीसेस की तरह सब कुछ सही हुआ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज टू। नाइला, हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरह पहाड़ों पे चढ़ती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, और हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों को भी फैसिलिटेट करे आप जैसे माउंटेन क्लाइंबर्स को। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब हमारे पास खवातीन है, अनबिलीवेबल खवातीन, अनबिलीवेबल है। अच्छा, म्यूजिक बैंड्स का वो जमाना याद है ना, कि जब नए नए बैंड्स भी बन रहे थे, और वो बेंजामिन सिस्टर्स होती थी। बिल्कुल, बेंजामिन सिस्टर्स के बाद वो जो हमने देखा कि 90s के बाद का दौर के खवातीन भी और बड़ा जरा म्यूजिक का, तो उस वक्त तो बनते थे, फिर टूटे वो बैंड्स बड़े-बड़े। चाहे वो एक नया बैंड ये, चाहे खवातीन जो है वो किसी फील्ड में पीछे नहीं है, चाहे वो हिदायतकारी हो, गुलकारी हो या अदाकारी हो। तो हमारे पास भी आज बहुत ही टैलेंटेड खवातीन हैं। चलिए उनकी तरफ और उनसे चल के कुछ गुफ्तगू करते हैं, बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल सेट। भाई, आपने तो हमारी पूरी टीम को परेशान और हैरान करके रख दिया है।
गर्ल गिटार के साथ जो हाँ, entry जो हुई है। आपकी एंट्री हुई है गिटार के साथ, यू लुक लाइक अ रॉक स्टार। कैसे भाई ये कैसे हुआ, और बैंड का नाम, और कब से कर रही हैं ये, कैसे और ये ख्याल आया? हाउ डिड यू कम टुगेदर फॉर दिस आइडिया? Alright, so basically we both have studied music at Napa. So हमने 4 साल की माँ से डिग्री ली म्यूज़िक की, म्यूज़िक प्रोफेशनली पढ़ा हमने, वहीं पे हमारी मुलाकात हुई। और वैसे हम लोगों ने एक गर्ल बैंड भी बनाया था जिसमें we were 5 of them. But honestly, it's very difficult to run a girl band because obviously किसी न किसी की शादी हो जाती है, कोई ना कोई चला जाता है, जिसमें से मैं भी हूँ। I recently got married and I moved to the States. So बस फिर यही होता है कि जब साथ मिलते हैं तो सभी वोकलिस्ट हैं और मैं गिटारिस्ट हूँ, दोनों साथ भी गाते हैं कभी कभी। तो मुलाकात वहाँ पर रही कि सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ। सफर वहाँ से स्टार्ट। सभी आप चल रहा है। बताइए, आप वोकलिस्ट हैं, क्योंकि देखिए होता ही है कि सब वोकलिस्ट बनना चाहते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जब किसी बैंड में आप आते हैं सब कहते हैं मैं वोकलिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं गाऊंगा, मेरी आवाज आएगी। मेरी आवाज आएगी, जैसे मैं कर लेता हूँ कभी बार ऐसे ही है। जैसे ज़ुहैब को भी बहुत शौक है, लेकिन हम फिर कान बंद कर लेते हैं। तो सभी बताइए जी। मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा नापा में, और मतलब मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक था। आवाज़ तो थी, लेकिन बस ये था कि इस पर थोड़ी सी रियाजत वगैरह की ज़रूरत थी। तो नापा में जब मैं गई तो पहले तो मैं सारा कुछ जानती नहीं थी। फिर हमारी 1-2 साल बाद थोड़ी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि हमने फिर बैठकर ये सोचा भी कि यार हमें कुछ लड़कियों का बैंड बनाना चाहिए। तो उसमें फिर हमने ऐड की है। उसमें हमारे साथ एक वायलिनिस्ट थी और एक पियानिस्ट थी, एक बेसिस्ट थी, ये गिटारिस्ट थी, और मैं मेन वोकलिस्ट थी। बिल्कुल भाई, बेहतरीन हो गया ये तो। हाँ, और ये माहौल ऐसा बना हुआ है कि आप भी हैं बजाने वाले, आप हैं गाने वाली, तो गिटार भी मौजूद है। तो हमारे नाजरीन को कुछ अच्छा सा सुना दे तो और ही चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। So basically हम दोनों ही नाज़िया हसन जी के बहुत बड़े फैन हैं। मेरी तो बहुत इंस्पिरेशन है वो। हम सब फैन हैं। बिल्कुल। परसों उनकी डेथ एनिवर्सरी भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। सो उनके लिए एक ट्रिब्यूट छोटा सा। आप जब ये गा रही थी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये तो हम कवर सॉन्ग्स कर लेते हैं, आपने अभी तक अपना कोई गाना लिखा? हम लोग अभी कुछ ट्रांजिशन में कुछ लिखने के हैं, बाकी इंस्ट्रूमेंटल मैंने बनाया था, सलीम का मैंने अपना ओरिजिनल बनाया। तो हम लोग ने अभी मिल के फिलहाल हम लोग कर रहे हैं कोशिश उसमें। तो उसमें कुछ अगर सुना सके हमें, सुनाएंगी नाजरीन के लिए? सुना दूं, लेकिन आप उस पे कर ले। हाँ, दोनों में कौन सा वाला? ओके, ये वाला हम थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, कितना मुश्किल था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना? बहुत मुश्किल था। क्योंकि ये बहुत होता है ना ज़ुहैब कि भाई इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आर्किटेक्ट बन जाओ, लेकिन म्यूजिशियन, और इसमें तो पैसे नहीं है, और इसमें कैसे क्योंकि आगे कैसे बढ़ोगे, पैसे कैसे कमाएंगे? तो सबीन आप बताइए कि कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को? मैंने बहुत मुश्किलों से कन्विंस किया था, क्योंकि मेरी फैमिली में से मैं फर्स्ट हूँ इस फील्ड में, और पहले बहुत मुश्किलात थी, परमिशन नहीं मिलती थी कि नहीं म्यूज़िक में क्या है, क्या करना है, रहने दो, छोड़ो। लेकिन फिर मेरे एक नाना है, उन्होंने मुझे गाइड किया कि नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तुम आगे बढ़ो। अरे वाह! अब वो जब उनकी मोटिवेशन मिली मुझे, तो मैंने कहा कि नहीं यार, करना चाहिए। जब एक चीज़ है मेरे पास, एक आवाज़ है, तो मैं इसको क्यों मतलब वेस्ट करूँ। तो फिर मैंने घर में बात की, फिर मम्मा ने मेरे बहुत उसमें साइड में बोला कि नहीं यार, करना चाहिए, मैं साथ दूंगी, मैं साथ जाऊंगी। तो वो मेरे साथ हर जगह जाती हैं, मुझे लेके जाती हैं जी। वो मुझे लेके जाती हैं। बस ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझे इनकरेज किया। पहले तो म्यूजिक एल्बम्स होती थी, और आप आज आपने गाना रिलीज किया, फिर कल परसों आप देखते थे। आजकल YouTube की वजह से अपने आप को एस्टैब्लिश करना और लोगों को बताना कि भाई ये हमारा गाना है, इसको सुने देखें, हालांकि कनेक्टिविटी बढ़ गई है बिल्कुल, लेकिन ऑन द अदर हैंड मुश्किल भी हो गया है, बिकॉज स्टैंडर्ड बहुत है। Exactly. यू नो, यू नीड द नंबर्स, व्यूज कितने हैं, लाइक्स कितने हैं, तो वो उस चीज को कैसे टैकल करते हैं आप? पहले आई थिंक ज्यादा हम लोग, जैसे मैं भी पाकिस्तानी म्यूजिक सुन के ही मोटिवेट हुई थी सीखने के लिए। आई एब्सोल्युटली लव पाकिस्तानी म्यूजिक। उसमें एल्बम्स के एल्बम्स जितने हमारे बैंड्स वगैरह रहे, अब मुझे लगता है कि इवन म्यूजिक का भी स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो इसलिए हुआ बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी। लाइक कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है, तो थोड़ा सा ये ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। भी इस तरह की कि चाहत फतेह अली खान भी और फिर आई थिंक कि जैसा लोग
जैसे लोग प्रोड्यूस करते हैं ऑडियंस का जो जहन है वो वैसे होने लगता है, बिल्कुल, क्योंकि एक स्टैंडर्ड जो है ना वो फिर लूज होने लगता है क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशंस लो हो जाती हैं। तो आई थिंक इसमें अपना आप को मनवाना इज़ अ चैलेंज, बट आई थिंक कि चूँकि पाकिस्तान में आई डाउट के बहुत ज़्यादा फीमेल म्यूजिशियंस हैं, तो फिर भी हम लोग को थोड़ा सा एज मिल जाता है इस चीज़। अभी तक कोई कॉन्सर्ट्स या कोई परफॉर्मेंसेज हुई हैं आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, परफॉर्मेंसेस किए हैं, इवन प्रेसिडेंट हाउस में भी जाके हम लोग ने परफॉर्म किया है और वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हम लोग, क्योंकि उससे पहले तक हिस्ट्री में कोई गया नहीं था वहाँ पे इस तरह से लड़कियाँ परफॉर्म करने। तो ज़िया साहब, ज़िया मोइनुद्दीन वाज आवर टीचर, तो उनके साथ परफॉर्म करते थे वो फैज़ अहमद फैज़ की गज़लें। अगर कुछ हो जाए कुछ का कुछ बिल्कुल बिल्कुल हो जाए तो कुछ भी सुना दें, जो भी आसानी से जो प्रेसिडेंट हाउस में आपने परफॉर्मेंस जो दी। भी तुम्हें याद है। सही है, चले जी पे क्या बात है भाई सबीन, आपकी आवाज में तो जादू है। मुझे ये बताए सारा, लाइक यू सेड यू आर एन इंडस वैली अलुमनाई आल्सो, तो आर्ट से म्यूजिक का ये सफर कैसे तब्दील हुआ? आई एम नॉट एन अलुमनाई, आई वाज स्टडीइंग एट IVS, so I recently got married, so I started university somewhere else, US में। So basically I've always been a creative person, तो पहले स्टार्ट म्यूजिक से लिया 4 साल, फिर आई स्टार्टेड फिल्म मेकिंग ओवर देयर, तो टिल 3 years आई वाज देयर। आई रिसेंटली गॉट आउट ऑफ इट, सो आई थिंक मुझे लगा कि जो मैं ऑडिटरी चीज़ प्रोड्यूस कर रही हूँ उसके लिए अगर एक विजुअल भी ट्रीट मिल जाए तो क्या बात है, और जैसे जो जिसको ऑडिटरी का सेंस होगा उसको विजुअल का भी बहुत अच्छा सेंस होगा। बिल्कुल। तो आई थिंक वो मेरी फील्ड दोनों बहुत लाइक सिमिलर है एंड लाइक दिल गो हैंड इन हैंड। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाई आई चोज दैट। तो कुछ इंस्ट्रूमेंटल हो जाए, जैसा आपने कुछ तैयार किया वेस्टर्न और भाई, हम तो यहाँ बैठे हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि कल से एक्साइटमेंट है कि आप लोग आ रहे हैं और गाने सुनाएंगे हमें। जी। इट्स वेरी फनी कि जो फीमेल गिटारिस्ट होती हैं उनके एक हाथ के नेल्स तो बिल्कुल कट होते हैं, एक हाथ के बड़े होने चाहिए। तो मेरे दोनों हाथ के बिल्कुल कट हुए हैं, सो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, बट आई हम आपको जज नहीं करेंगे। जबरदस्त भाई, सारा एंड सबीन, आप लोगों ने हमारे शो को वक्त दिया। कुछ आखिरी मैसेज जो आप कहना चाहेंगी उन बच्चियों के लिए जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहती हैं और कुछ सीख कर अपना नाम रोशन करना? बिल्कुल, अगर शुरुआत की है तो रुकना नहीं है। थोड़ा मुश्किल सफ़र है लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, बिकॉज जब आपके पास जब स्किल्स होते हैं ना तो यू विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये बात मुझे एहसास हुआ कि आप किसी जगह भी चले जाएं दुनिया में, एक वाइड चीज जो आपको कोई नहीं ले सकता है ना, वो आपके स्किल्स होते हैं। मुश्किलात आपको मजबूत करती है। तो बिल्कुल वक्त हमारे पास कम हो गया, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। हम आपको फिर बुलाएंगे। और एक फैज की बात हुई थी तो फैज के शेर से हम इख्तिताम करेंगे। तो फैज ये कहते हैं कि मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले। क्या बात है भाई। याद आ गया था मुझे। ये बात बिल्कुल सही है कि टैलेंट की कमी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, और जैसे हम आपसे रोज वादा करते हैं कि हीरोज को लेकर आएंगे, आप हमारे साथ आज गर्ल बैंड को देख रहे थे, कल फिर नए मेहमान आपसे मुलाकात होगी बिल्कुल राइज एंड शाइन में, और आपके साथ मुलाकात होगी 9 बजे। तो अपना ख्याल रखिए, फीडबैक हमें देते रहिए शो से मुताबिक। अल्लाह हाफिज।